Welcome to Kushmanda Education. Time to think about success. You can join us for different type of courses now. All courses are available on a single platform. You can also become an IAS officer, HCS topper, and Naib Tahsildar. You can also crack HTET exam, SSC, banking, NDA, HSC, UPPCS, Punjab PCS, HPAS. You can also crack all the exam with our guidance, our study material and all type of our help. Our helpline numbers are 8607570992, 9728926678. हमारा ईमेल है kushmandaeducation@gmail.com, वेबसाइट www.kushmanda.com, जहां पर आप हमारी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, सो कॉल अस नाउ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो एक व्यक्ति को या एक बच्चे को इफेक्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि सभी के सभी जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से मिलके किसी व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व बनता है या उसकी पर्सनैलिटी या वो एक पूरा व्यक्ति बनता है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स टुगेदर प्ले ए विटल रोल इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये दोनों ही साथ में एक विटल रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेव को शेप करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट ने कॉमनली जो हेरिडिटी है उसको बोला है नेचर और इन्वायरमेंट को बोला है नर्चर। ये आपको याद रखने की चीज है। हेरिडिटी को क्या बोला है? नेचर, और इन्वायरमेंट को क्या बोला है? नर्चर। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट हम अब जानते हैं थोड़ा सा हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी हेरिडिटी क्या है? माता पिता से गुणों का उनके बच्चों के अंदर पास होना ही हेरिडिटी है। जैसे आप देख सकते हैं ये डैड है और ये कौन है? मॉम है, और ये उनका सन है। तो जो सन है उसके ईयर जो है वो फादर की तरह से है, उसकी आईज भी जो है वो फादर की तरह से है, लेकिन उसके जो हेयर हैं वो मदर के ऊपर डिपेंड करते हैं। और हाइट भी इन दोनों की जो बच्चा है उसकी हाइट भी इफेक्ट होती है अपने मदर फादर से। रोल ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का क्या रोल होता है एक पर्सन के लिए? हेरिडिटी रिफर्स टू और बायोलॉजिकल इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जितनी भी हमारी बायोलॉजिकल इनहेरिटेड हैं, जो हमें जैविक हमारी विशेषताएं हमें हमारे माता पिता से या पूर्वजों से मिली है, यानी आनुवंशिक रूप से जो हमें विशेषताएं मिली है उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। कॉमन वर्ड्स में हम हेरिडिटी को कह सकते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, पेरेंट्स से या हमारे पूर्वजों से। हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमारी कलर ऑफ द स्किन, हमारी नोज की शेप कैसी है, हमारी आई का कलर, और हमारे जो है हमारे इनहेरेंट होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। हेरिडिटी जो है वो हमारे बिहेव को भी इन्फ्लुएंस करती है, सिर्फ ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही निर्धारित नहीं करती है, इसकी वजह से हमारा जो व्यवहार है वो भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी। इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं और बहुत ही इसमें से काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। द ट्रू बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए सिंगल सेकेंड इवेंट। ये आपको याद रखना है। द ट्रू बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ए सिंगल सेकेंड इवेंट। एक ह्यूमन बीइंग कब कंसीव होता है? जब एक सिंगल स्पर्म, एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म, from the father's body fertilize the ovum.
एक सिंगल स्पर्म फादर की बॉडी से फर्टिलाइज करता है ओवम को। ओवम क्या होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और एग फ्रॉम द मदर्स बॉडी टू फॉर्म ए जायगोट। यानी कि जब एक ह्यूमन बीइंग का कंसीव होता है, जब एक सिंगल स्पर्म जो होता है, जो कि एक मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है, फादर की बॉडी से, और वो फर्टिलाइज करता है ओवम को, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और एग होता है, उसकी मदर की बॉडी को, और इसको हम बोलते हैं ए जायगोट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसमें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक स्पर्म और एक ओवम जो है वो कंबाइनली क्रिएट करते हैं एक सिंगल सेल को, जिसको कि हम बोलते हैं जायगोट। ये चीजें आपको याद रखनी है। मेल के रिप्रोडक्टिव सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्म। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सेल और एग को क्या बोलते हैं? ओवम। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जब कंबाइंड होके जो क्रिएट होती है सिंगल सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट। ओके, नेक्स्ट है हमारा which sperm meets which ovum is of a critical importance as it will determine the sex। यानी कि कौन से वाला जो स्पर्म है वो ओवम से जाके मैच होगा या कंबाइंड होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किस चीज के लिए? डिटरमाइन द सेक्स। यानी कि जो बच्चा जो है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, ये पूरा डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर कि किस तरह का स्पर्म जो है किस तरह के ओवम से जाके मिलता है। और ये सब चीजें ही निर्धारित करती हैं जो न्यू लाइफ होगी या जो न्यू बेबी होगा, जायगोट होगा, उसके अंदर किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, किस तरह का उसका अपीयरेंस होगा, सब चीजों को। स्पर्म जो है वो सेवरल मिलियन स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है फादर की बॉडी में से, और ओवम जो है वो सिर्फ एक निकलता है 1000 ओवा प्रोड्यूसिंग मदर की बॉडी से। यानी कि एक टाइम पे जो फादर की बॉडी है उसमें से बहुत सारे मिलियन स्पर्म सेल्स निकल सकती हैं, लेकिन एक टाइम पे मदर की बॉडी से एक ही ओवम रिलीज होता है। क्रोमोजोन्स, अब थोड़ा सा हम क्रोमोजोन्स के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग। जो जायगोट्स होता है वो 46 क्रोमोजोम्स से मिलके बना होता है, और इनमें से हाफ फ्रॉम ईच पेरेंट होते हैं। यानी कि टोटल कितने होते हैं? 46 है, लेकिन उनमें से जो 23 हैं वो मदर के होते हैं, जो 23 होते हैं वो किसके होते हैं? फादर के। ओके, ये जो इसीलिए जो जायगोट है वो रिसीव करता है 23 क्रोमोजोन्स अपने फादर से, स्पर्म से, और 23 करता है अपनी मदर से, ओवम से। यानी कि टोटल कितने जायगोट्स होते हैं? 46 होते हैं। लेकिन ये 46 ऐसे नहीं होती कि 1 से लेके 46 होते हैं, पेयर में होते हैं। 23 का पेयर होता है, और हर पेयर में से एक जो क्रोमोजोन्स होता है वो फादर के स्पर्म का होता है, और एक जो क्रोमोजोन्स होता है वो मदर के ओवम का होता है। हर जो क्रोमोजोन्स है वो थाउजेंड ऑफ जीन्स को कंटेन करके रखता है। यानी एक क्रोमोजोन्स के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं, और इस डिस्कवरी को हम बोलते हैं ग्रेगर मेंडल। ओके, थोड़ा जीन्स के बारे में जान लेते हैं। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर ए मेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको आपको नोट कर लेना है और लर्न करना है। जो जीन्स होते हैं किस चीज से बने होते हैं? किस चीज का कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल रासायनिक मिश्रण किस चीज का होता है? डीएनए का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और हर जीन जो होता है वो एक डिफरेंट रोल प्ले करता है, और वो जीन्स की वजह से क्या होता है कि एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बन के आता है ह्यूमन बॉडी का, जैसे कि स्किन हो गई, मसल्स हो गई, अदर टिश्यूज हो गए, जैसे हार्ट, लंग्स, आईज वगैरह वगैरह। ये सब चीजें कौन निर्धारित करता है? हमारे जीन्स। अब आप देख लीजिए कि ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमारे किस चीज का होता है? जीन्स के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे डीएनए हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है कि जो जीन्स होता है, जो जीन्स होते हैं जब हम उनको अपने पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं,
तो वो एक पूरा का पूरा मैटर ऑफ चांस होता है कि हमें कौन सा जीन्स अपने मदर से ज़्यादा मिल जाए और कौन सा जो है हमें फादर से मिल जाए। मतलब ये चांस के ऊपर बेस करते हैं सब चीज़। और यही रीजन है कि क्यों दो जो बच्चे होते हैं एक ही माता पिता के, वो इतने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप अपने भाई बहनों को भी देखते होंगे कि एक ही मदर फादर के बच्चों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो ये सब किस चीज़ की वजह से होता है? जीन्स की वजह से। और जीन्स किस तरह से आते हैं बच्चों में? चांस फैक्टर की वजह से। यानी यहाँ पे क्या मैटर करता है? चांस ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे। सिर्फ जो बच्चे जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने मदर फादर से, और ये जो जीन्स का चांस फैक्टर है ये सिर्फ किस चीज को छोड़ता है? जब जो है बच्चे जो हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ट्विंस भी दो प्रकार के होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। तो यानी जब बच्चे डिफरेंट नहीं होते, आइडेंटिकल ट्विंस में होता है। स्टडीज में बताया गया है कि ऑलमोस्ट 50% डिफरेंस जो होता है जीन्स में एक ब्रदर और सिस्टर्स में होता है। यानी एक नॉर्मल ब्रदर और सिस्टर्स के अंदर कितने परसेंट का डिफरेंस होता है? 50% का। यानी उनकी 50% कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो सेम मानी जाती है और 50% जो है वो अलग मानी जाती है। और ये सेम किस लिए होती है? क्योंकि दोनों एक ही पेरेंट्स के हैं। तो कुछ जीन्स तो ऐसे होंगे ही जो चांस फैक्टर की वजह से दो बच्चों में सेम आए होंगे। जीन्स जो है वो बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी है। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो आपको क्या याद रखना है? जीन्स का है। जीन्स आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोन्स। क्रोमोजोन्स में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट किए जाते हैं वो हमारे जीन्स होते हैं। जीन्स आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग हेरिडिटी ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सिर्फ जीन्स ही ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी को पास करने में, ट्रेड को पास करने में। Hence, genes are commonly known as carriers of heredity. Carriers of heredity कौन है? जीन्स है। ये भी आपको नोट करने की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जीन्स। जीन्स के भी क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है हमारा डोमिनेंट जीन्स और दूसरा हमारा होता है रेसेसिव जीन्स। एक डोमिनेट जीन्स क्या होता है? एक डोमिनेट जीन्स वो होता है जिसका इफेक्ट जो है बच्चे के ऊपर ज्यादा होता है। और जब इसे सिमिलर टाइप के जीन के साथ में पेयर किया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेट जीन। डोमिनेट जीन यानी कि जिसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर ज्यादा होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये अपने जैसे जीन्स के साथ में पेयर बनाए या ना बनाए। यानी डोमिनेट जीन्स अकेला भी इतना पावरफुल होता है कि वो अपना इफेक्ट बच्चे के ऊपर डाल सकता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अगर एक जो चाइल्ड है, अभी हमने दो तरह की जीन्स की बात की थी, रिकेसिव जीन्स और डोमिनेट जीन। अगर एक चाइल्ड है उसके पास एक रिकेसिव जीन्स है ब्लू आइज के लिए अपने फादर से, और ब्राउन आइज के लिए उसके पास एक जीन्स है अपनी मदर से। यानी दो तरह के कलर यहाँ पे अवेलेबल हो गए, एक ब्राउन और एक ब्लू। लेकिन बच्चे की आइज किस तरह की गई है? ब्राउन आइज। तो इसका क्या मतलब है कि ये उस जीन की वजह से हुआ है जो कि ब्राउन आइज का था, और इसीलिए वो जीन जो है डोमिनेट जीन है। डोमिनेट का मतलब भी जैसे आप लोगों को पता होगा क्या होता है? प्रभावशाली होना, प्रभावी होना डोमिनेट का मतलब होता है। तो जो जीन ज्यादा प्रभावी हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेट जीन। और जो जीन कम प्रभावी हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? रिकेसिव जीन। डोमिनेट का मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे उसके जैसे जीन्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिकेसिव जीन्स। तो रिकेसिव जीन्स कौन सा होता है कि जब उसे अपने जैसा कोई जीन मिल जाता है तो वो अपना प्रभाव दिखा देता है। A recessive genes is one who effect shows up only and only when it is paired with one just like itself। यानी कि रिकेसिव जीन्स कैसा होता है? जब इसको अपने जैसा कोई जीन्स मिल जाता है, दूसरा भी रिकेसिव जीन्स मिल जाए इसको, तो ये अपना प्रभाव दिखा लेता है। ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाता है जब ये डोमिनेंट जीन्स के साथ में पेयर होता है। एक एग्जांपल देखिए कि द जीन्स फॉर ब्लू आइज इज ए रिकेसिव जीन्स, इट विल बी एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली व्हेन इट्स पेयर्ड विद अनदर जीन्स फॉर ब्लू आइज। यानी एक रिकेसिव जीन्स है हमारे पास ब्लू आइज का, और जब इसे दूसरा जीन्स भी हमें ब्लू आइज का ही मिल जाता है तो क्या करता है? ये अपना प्रभाव दिखाता है। इसको आप इस तरह से एग्जाम्पल देखिए कि जो फादर है उसका जीन्स कैसा है? ब्लू आइज का, जो कि एक रिकेसिव जीन्स है, और मदर का जीन्स कैसा है? डोमिनेट जीन्स है।
ब्राउन आइज का। लेकिन मदर की भी किसी पीढ़ी में किसी की जो उसके जो फादर की या मदर की किसी की जो थी ब्लू आइज थी, और उसके अंदर एक रिकेसिव जीन्स जो है ब्लू आइज का है। तो क्या हुआ, दो रिकेसिव जीन्स कंबाइंड हो गए और ब्लू आइज बन गई। डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के सेक्स का निर्धारण करना किन चीजों से होता है। जैसे अभी हमने बताया था पीछे की जो जायगोट है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 के पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ओके, These 46 chromosomes are arranged in 23 pairs। ये जो 46 chromosomes होते हैं वो 23 pairs के अंदर अरेंज होते हैं। और इन 23 pairs में से जो पहले जो 22 पेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। ये आपको याद रखने की बात है। और हम इनको नॉन सेक्स भी बोलते हैं, क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। शुरू के जो 23 पेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स या नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो लास्ट का 23 वाला पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। और ये जो क्रोमोसोम्स हमारा होता है, ये वाला जो पेयर है 23rd वाला, ये डिटरमाइन करता है कि जो न्यू ह्यूमन बीइंग है वो एक मेल होगा या फिर वो एक फीमेल होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि 1 से लेके 23 पेयर तक है। 22 है, 23 है, ये एक पेयर है। हर पेयर में जो है दो दो जीन्स है, एक मदर का और एक फादर का। अब हमें नहीं पता कौन से वाला मदर का है कौन सा फादर का है। जो फर्स्ट 22 जीन्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, सॉरी जीन्स नहीं, क्रोमोसोम्स जो है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो 23rd वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या, दूसरा नाम इनका क्या है, 1 से लेके 22 के क्रोमोसोम्स का ऑटोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। ओके, द ओवम ऑलवेज कंट्रीब्यूट्स एन एक्स क्रोमोसोम्स। जो ओवम होता है यानी फीमेल का रिप्रोडक्टिव एग या ओवम, उसके अंदर क्या होते हैं, एक्स होते हैं। यानी फीमेल के अंदर जो होता है 2x होते हैं। और जो स्पर्म होता है उसके अंदर के दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। ये आपको याद रखनी है, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर होते हैं XY। अभी एक और चीज आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो मेल के अंदर होते हैं ना X और Y, तो ये पूरा Y नहीं बनाता है, होता ये भी X की जैसा है, लेकिन जो इसकी ये वाली टेल है ना, एक टेल है, वो छोटी होती है, तो इसलिए ये Y से मैच करता है। मतलब पूरा इस तरह का नहीं होगा कि आपको Y जैसा देखने को मिलेगा। जैसे ये X है और ये Y, इसकी एक टेल थोड़ी छोटी होती है और इसलिए इसको हम Y बोलते हैं। जब जो जाइगोट है उसके जो कॉम्बिनेशन बनता है मदर फादर के क्रोमोसोम्स का, XX होता है तो वो एक फीमेल होती है। ओके, और जब जाइगोट जो है फॉर्म होता है, उसका कॉम्बिनेशन X और Y का बनता है, तो वो क्या बनता है, एक मेल चाइल्ड बनता है। इस प्रकार से जो बच्चे का सेक्स है वो डिपेंड करता है उसके स्पर्म के ऊपर। यानी हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।